stopping this. माननीय मंत्री जी। डेप्यूटी स्पीकर सर, 2020 में इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 को 28 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट ने पारित करा था। ये जब कोड पारित करा उसके पहले द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये 3 एक्ट पुराने थे। ये तीनों को समाहित करके एक नया कोड लाया गया। ये जब कोड आज इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जब सरकार ने लागू करा तो केवल एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन के लिए मैं इस सदन में आया हूँ कि जब नया कोड लागू होता है तो ये तीनों एक्ट रिपील करने का सरकार को अधिकार देता था और सरकार ने ऑलरेडी रिपील भी कर दिया। लेकिन ये एक्ट में शामिल हो जाए इस उद्देश्य के साथ एक छोटा सा अमेंडमेंट था, ये एक एक्ट का भी पार्ट बन जाए। रिपील ऑलरेडी सरकार ने कर दिया है, लेकिन एक्ट में भी ये प्रावधान से क्लेरिफिकेशन आ जाए, इस उद्देश्य के साथ छोटा सा अमेंडमेंट लेके आया हूँ। मैं सदन को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये अमेंडमेंट को स्वीकार करें और पारित करें। वेरी गुड, वेरी गुड। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आज देश के करोड़ों श्रमिकों के सुधार के लिए और जो हमारी सरकार ने जिस तरह से देश के बिखरे और जटिल कानूनों को कोडिफाई करके 4 कानूनों में 2020 में बनाया और उस इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड अमेंडमेंट बिल 2026 में जिसको आज अमेंडमेंट के रूप में हमारे श्रम मंत्री जी लाए हैं, उसका उद्देश्य सीधा है कि द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 रिप्लेसेज इन नेमली द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 एंड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1948। ये जो 3 अलग अलग कानून थे, इनको रिपील करके एक द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड अमेंडमेंट एक्ट बनाया और उसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो, फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी ना हो, उसकी एक लीगल सर्टेनिटी और कंटिन्यूटी हो, इसके लिए सुधार और अमेंडमेंट लेकर के आए हैं। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये देश के श्रमिकों के हक में और हकूक में। आप देखें, दुनिया में हर देश में श्रमिकों के अगर आंदोलन का इतिहास देखा जाए तो आज पूरी दुनिया में, केवल भारत नहीं, अगर पूरी मानव की सभ्यता से लिया जाए तो 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई, उस समय वहाँ के मजदूरों ने दास्ता और शोषण की जंजीरों को तोड़ने का काम किया था। फिर 1886 में शिकागो के जब श्रमिक आंदोलन हुआ, उन्होंने कहा कि मजदूर एक हो दुनिया के, 8 घंटे के कार्य दिवस की बात की गई। फिर 1917 में रूस की क्रांति ने श्रमिकों को सत्ता और अधिकार की परिभाषा दिलाई। और आप यकीन करिए कि अगर आज तक ये दुनिया के श्रमिकों के सुधार में ये सबसे बड़े 3 आंदोलन माने जाते हैं जिनको क्रांति के रूप में, तो आप यकीन करिए 2002 में जिस समय लेबर कमीशन और लॉ कमीशन ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उस समय जो दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग बना था, विधि आयोग, उन्होंने साफ कहा था कि आज भारत के मजदूरों के, श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए जितनी जटिलताएं हैं, उन श्रमिकों की न सोशल सिक्योरिटी है, न उनका वर्क कल्चर है, न उनकी वेजेज है, पेमेंट्स है, इन सारी चीज़ों पे उन्होंने एक सुधार की आवश्यकता कही थी, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाया था। लेकिन फिर कांग्रेस यूपीए की 10 साल की सरकार आई और उस पर कोई काम नहीं हुआ। जबकि 19 की महामारी आई कोविड की, जब पूरी दुनिया, भारत अपने घरों में थी, उस समय भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर कोई खाना पहुंचाने का काम किया है तो उस कोविड में भी वो मालगोदाम के मजदूरों ने किया, लोडिंग और अनलोडिंग का काम किया। लॉकडाउन के अंतर्गत जब हवाई जहाज ग्राउंडेड हो गए, रेलवे गाड़ियां खड़ी हो गई, बसें कारें खड़ी हो गई, उस समय भी इस देश के, उस समय नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि आज इस भारत के श्रमिकों के लिए जिस तरह से उन्होंने फिर ये जिम्मेदारी श्रम मंत्रालय को दिया, श्रम मंत्री जी ने 29 कानूनों को
उसको कोडिफाई किया, उसको रिपील किया और 4 कानून के रूप में जिस तरह से इसको बनाया है, अभी तक अगर दुनिया के इतिहास में 3 क्रांति माने जाते थे तो ये जो 4 कोडिफाई किया गया है, ये चौथी क्रांति होगी दुनिया के श्रमिकों के सुधार में, ये भारत की। आप डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते हैं, आखिर डिग्निटी ऑफ लेबर, हम कहते हैं कि ये जो हमारे श्रमिक हैं, यही चेतना के मील के पत्थर हैं विकास के। अगर हम विकसित भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लेंगे तो आज उन श्रमिकों के और उन श्रमिकों के डिग्निटी ऑफ लेबर की, लेकिन अभी तक श्रमिकों को क्या माना जाता था कि जैसे कि वो श्रमिक केवल काम देने वाले लोग हैं। वो अपने पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो आज ये श्रम संहिता है, आने वाले इतिहास में ये श्रमिक हित में एक नई आधुनिक संतुलित क्रांति के रूप में देखा जाएगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज श्रमिकों को जो केवल अपनी मेहनत बेचने वाला व्यक्ति माना जाता था, आज उसको जिस तरीके से एक अवसर दिया है, मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें क्यों कन्फ्यूजन कर रहे हैं। आखिर हमारी दीदी भी बोल रही थी, दीदी आप तो इतना पढ़ती हैं, हर बिल पे बोलती हैं, क्या एम एंड ऑब्जेक्ट है? एम ऑब्जेक्ट ये है कि जो कोडिफाई किया 7 नवंबर 25 में, अगर ये कानून पहली बार लागू हो गया तो अब इसमें कोई आगे कन्फ्यूजन न हो, तो जो सेविंग क्लाज है, एक सेविंग क्लाज लेकर के माननीय मंत्री आ रहे हैं। केवल संशोधन इसलिए, और वो सेविंग क्लाज इसलिए लाया जा रहा है कि जब पुराने कानून सब रिपील किए, नया कानून ला रहे हैं, एक ट्रांजिशन फेज होता है। आपके बराबर में श्रमिक नेता बैठे हुए हैं हमारे अरविंद सावंत जी, तो उस ट्रांजिशन फेज में उन श्रमिकों के हकूक की हिफाजत और उसको उनके हितों की रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी की रक्षा करने के लिए, वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव कि उनकी कहीं खत्म न हो, इसलिए इस कोड को नोटिफाई किया जा रहा है, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और ये मुझे लगता है कि स्वतंत्र भारत में सही मायने 1947 से जो श्रम कानून लागू थे, किस तरह से हमारे उन आंदोलनों में श्रमिकों की लड़ते, कितने श्रमिकों ने अपनी जान दे दी, लेकिन आज जो नया फ्रेमवर्क है, कंपनी अभी नाम लिया था हमारे निशिकांत दुबे ने कि मतलब चलती हुई फैक्ट्रियां रुक गई। और आज जिस तरीके, तो इस नए फ्रेमवर्क में जो हमारा है, इसको ओरिजिनल बिल में हम सेविंग क्लाज को लागू करेंगे और इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, चारों कोड हमारे वैलिड हो, वर्कर्स के राइट पे कोई उंगली ना उठ सके। मैं समझता हूं अगर लीगल टर्म, मिस्टर प्रेमचंद्रन, इफ यू शुड हैव पेशेंस, तो आई कैन से इन ओनली वन सेंटेंस कि ओनली दिस अमेंडमेंट विल प्रोवाइड ए स्टैट्यूटरी बैकग्राउंड टू द लेबर। तो अगर हम लीगल फ्रेम में स्टैट्यूटरी बैकग्राउंड अगर हम श्रमिकों को देने जा रहे हैं, तो इसका तो आपको स्वागत करना चाहिए। आप हमेशा श्रमिकों की बात करते हैं। आखिर 2020 के पहले भी पेमेंट की डिफिनीशन क्या थी, कितना डिफिनीशन दिक्कत थी, कभी कोई चाहे एम्प्लॉयर पेमेंट कम दे, अधिक दे, निकाल दे। आज गीग वर्कर की बात हो रही है, चाहे सोशल इकोनॉमी में, या जिस तरीके से मैं तो कहता हूं श्रम मंत्री जी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार, चाहे गीग वर्कर हो, रेलवे माल गोदाम के हमारे श्रमिक हो, चाहे वो हमारे सेल्स करने वाले हो, उन सब लोगों को जो अनस्किल्ड भी है, अनस्किल आपके मथारी जो गोदी पे काम करने वाले हैं, उन श्रमिकों के हितों को इस 4 कोडिफाई करके उनके हितों की रक्षा करने का काम इस सरकार ने किया है। आप आइए, हम आपको समझाते हैं। ये केवल कानूनी परिवर्तन नहीं है, ये सामाजिक चेतना का परिवर्तन है। और ये आप यकीन करिए कि जो ये स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है, ये चाहे हमारे इन चारों कोड को जो बदला गया है, इसके पीछे सोच क्या है? इसके पीछे सोच है कि एक हमारे श्रम कानून जो थे उसकी जगह पे एक यूनिफॉर्म डिफिनीशंस हो, एक डिजिटल कंप्लायंस हो, एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन हो, जिससे कि श्रमिकों के लिए नहीं, जस्ट इट इज माय बिगिनिंग ओनली। हाँ, ये तो अभी बिगिनिंग ही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज ये इतना महत्वपूर्ण है कि देश के श्रमिकों में आवाज जानी चाहिए कि आज इतना बड़ा काम मोदी जी की सरकार कर रही है कि आज उनके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए, वर्किंग कंडीशंस के लिए किस तरह से स्पष्टता से कानून बनाया है। अगर 2020 में आप देखें कि सुरक्षित कार्यस्थल हो, उसको भी कानूनी अधिकार दिया है।
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हो, हेल्थ हो, वर्किंग कंडीशन हो, या हमारे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पे 2020 में किसको दिया? आपने पढ़ा अरविंद जी? दीदी आपने कभी पढ़ा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020? उसने किसको दिया? गिग वर्कर्स को दिया है, गिग वर्कर्स को दिया है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को दिया है। सॉरी, मैं वो मुझे टोक रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन ने बड़ी चिंता किया। अधिष्ठाता महोदय, ये सदन बहुत चिंता कर रहा था। अब जब इनकी सरकार थी, कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, तब गिग वर्कर की चिंता नहीं किया, तब प्लेटफॉर्म वर्कर की चिंता नहीं किया, तब उन्होंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर, माननीय श्रम मंत्री जी अभी जवाब देंगे, बहुत विस्तार से जवाब देंगे, तब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स की चिंता नहीं किया। अरे हम भी जुड़े हुए हैं, कई श्रमिक संगठनों से मैं जुड़ा हूँ, मैं भी श्रमिक। और आज मैं कहना चाहता हूं कि अगर 2020 का कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पढ़िए तो एक कानून नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने केवल गिग वर्कर के लिए बनाया है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स को बनाया है, प्लेटफॉर्म वर्कर, जो देश के जिनके लिए अभी तक कोई श्रमिक कानून नहीं था, जो दे वर नॉट कवर अंडर द वेजेज एक्ट। ऐसे लोगों को पहली बार उन श्रमिकों के हकूक की हिफाजत के लिए, उन श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए पहली बार इस तरीके से जो 4 कानून बनाए, स्पष्टता है। आप देख लीजिए। और नहीं मैं सर यू हैव एक्सीडेड योर टाइम सर, थैंक यू सर। मुझे समय देने के लिए धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और अपने नेता चिराग पासवान जी के माध्यम से उनके संदर्भ से इस सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। महोदय, फ्रेट इक्वलाइजेशन जैसी पॉलिसी से जिन नीतियों ने बिहार से उसका औद्योगिक भविष्य छीन लिया था, ये कल मैंने अपने बजट में भी बोला है, उसका परिणाम यह हुआ है कि लाखों लोग बिहार से। अरुण भारती जी एक सेकंड आप बैठिएगा, आप कंक्लूड कीजिएगा सर। अभी तक श्रमिकों को बड़े शहरों में तो कुछ उनको सेफ्टी थी, लेकिन 2 टायर 3 टियर सिटी में उनको कोई सेफ्टी नहीं थी। आज इन कानूनों के सुधार के बाद आज मुंबई में 8.8%, कलकत्ता में 8.9 और उदयपुर जो 2 टियर है 55.3, कोल्हापुर 56.3, तुम्हारे यहाँ गोवा 23, विजयवाड़ा 20। आज 2 टियर 3 टियर में जहाँ कोई श्रमिकों का सुरक्षा नहीं थी, वहाँ भी उनको सुरक्षा दी गई है। मैं कहना चाहता हूँ फिर से लोग काम पे आ रहे हैं। श्री अरुण भारती जी, माननीय श्री अरुण भारती जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।